Assalamu alaikum dear students. I hope you would be enjoying good health. I'm your course instructor Amreen Ahmed, and I hope you might have gone through the previous lecture which was about your syllabus, a kind of introductory lecture. Now we are starting the formal lectures. So today we'll be discussing chapter number 1 from your book 2. The chapter number 1 is The Dying Sun by Sir James Jeans. Now, before starting this chapter, I have a little bit task for you. As you have just seen that Sir James Jeans is the writer of this very chapter. What you have to do, you have to browse in internet, and you have to come up with the answer that who the writer is. You will be talking about little bit about his profession, his writing, and little bit his contribution. Uh, Next, we'll be talking about the chapter. What our format will be, I will be reading it line by line and explaining it to you. Moreover, the important or difficult word will also be explained. So, let's start our first chapter, The Dying Sun by Sir James Jeans. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. वो कहते हैं हम जब यूनिवर्स में देखते हैं या हम अपनी फाइंडिंग्स को देखते हैं, देयर आर फ्यू स्टार्स विच आर हार्डली बिगर देन अर्थ. हार्डली बिगर देन अर्थ मीन्स दे आर इक्वल टू द साइज ऑफ द अर्थ, बट द मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज. लेकिन ऐसे जो सितारे हैं जो सिर्फ अर्थ जितने हैं या बहुत छोटे हैं अर्थ जितने, दे आर वेरी रेयर. मोस्टली स्टार्स आर वेरी ह्यूज सॉर्ट ऑफ बॉडीज. तो the writer is also talking about this. He is saying, but most of them are so large that hundreds of thousands of earth could be packed inside each and leave room to spare. यानी कि बहुत सारे सितारे इस कायनात में ऐसे हैं, they are so big, so vast, so huge that they could accommodate hundreds and thousands of earth. वो इतने बड़े हैं कि आप उसमें हज़ारों लाखों जो अर्थ है उनके अंदर डाल दें, या वो अर्थ जो है वो उनके अंदर समा जाएगी, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है जगह जो है वो बच जाएगी. लीव रूम टू स्पेयर मीन्स देयर वुड बी रूम, देयर वुड बी स्पेस. वहाँ स्पेयर माने बेटा बच जाना, ठीक है. तो वो कहते हैं कि वहाँ पे फिर भी जगह बच जाएगी. Here and there we find an immense star. Immense means very huge, बहुत बड़ा. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earth. देखें वो कह रहे हैं ऐसे स्टार्स बहुत कम हैं जो कि अर्थ के बराबर है, यानी छोटे स्टार्स. बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिसमें हज़ारों या सैकड़ों जो अर्थ हैं उसके अंदर आ सकती हैं. लेकिन वो कहते हैं ऐसे भी बहुत सारे सितारे हैं कि वो इतने बड़े हैं, दे आर इमेंसली ह्यूज. वो इतने बड़े हैं कि उनमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड विद इन दैम. कि मिलियन के मायने में होते हैं बेटा 10 लाख. मिलियंस और मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों अर्थ. देखिए हमें खुद ज़मीन कितनी बड़ी लगती है. हमें से बहुत से लोगों ने तो ज़मीन पूरी देखी भी नहीं होगी, मतलब हमने भी पूरी दुनिया नहीं देखी. दुनिया से मुराद अर्थ, हमारा सैयारा ज़मीन इतना बड़ा, इतना ह्यूज लगता है हमें. लेकिन कायनात जो है वो इतनी बड़ी है और इसमें इतने सितारे हैं, इतने सैयारे हैं और बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ हैं. तो कुछ सितारे ऐसे हैं कि उसमें मिलियंस एंड मिलियंस, एक ही सितारे के अंदर आप लाखों ज़मीनें डाल दें तो वो उसके अंदर समा जाएंगी. वो इतने बड़े हैं. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on the seashore of the world. Now the writer has constructed an analogy. राइटर ने क्या किया है, एक मेटाफर के ज़रिए, एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में कायनात में कितने सितारे होंगे. दे आर अनकाउंटेबल, अनगिनत हैं.
कायनात इतनी बड़ी है कि इसमें अनगिनत सितारे हैं, और अभी अभी हमने देखा कि ये सितारे कितने बड़े बड़े हैं कि इनमें करोड़ों दुनियाएं जो हैं वो समा सकती हैं। तो ये अनगिनत सितारे ऐसे ही हैं जैसे हमारी समंदरों पे जो रेत होती है ना, उस रेत में मौजूद ज़र्रे। कैन यू काउंट द ग्रेन्स ऑफ द सैंड? नो, श्योरली वी कैन नॉट। हम इनको काउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। दुनिया में इतने सारे ओशंस हैं और वहाँ पे इतनी लामहदूद रेत है, और कि ज़र्रों को काउंट करना, दैट इज़ समथिंग एन इम्पॉसिबल टास्क. So the writer is saying the same is the case with the stars. Stars are so many in numbers, they are incountable, and they are huge and massive bodies. From this paragraph and from this analogy, you can understand that how vast our our universe is. I'm not saying that you can imagine that how vast our universe is. यूनिवर्स कितनी बड़ी है, कायनात कितनी बड़ी है, इसको कोई भी मेरे ख्याल में इमेजिन जो है हमारी इमेजिनेशन में आती ही नहीं है, हम इसको तसव्वुर ही नहीं कर सकते. Now the writer is saying, such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. बोलते हैं ये हमारा जो होम है, here what is the home? Our home is actually the planet earth. हमारा होम क्या है बेटा? planet earth है ना. Such is the littleness. ये जो अर्थ है ये एक बहुत छोटी सी एंटिटी, एक बहुत छोटा सा प्लैनेट है. किसमें हम क्यों इसे छोटा कह रहे हैं? अगर हम इसको किसके मुताबिक मेजर करने की कोशिश करें, कायनात के मुताबिक मेजर करना, तो कायनात इतनी बड़ी है और अर्थ हमारा बहुत छोटा है. जैसे कि कैसे? जैसे सी शोर पर बहुत सारी रेत है, वो रेत पूरी जो है वो कायनात है, और उसमें जो एक ज़र्रा है, दैट वन लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड इज आवर होम, दैट इज कॉल्ड अर्थ. द सेकंड पैरा, these millions of stars are wandering about in space. ये जो millions of stars है, millions and trillions even, where are they? They are wandering. Wandering मतलब बेटा, they are just roaming here and there. Roaming मतलब ऐसे ये पूरे स्पेस में घूमते फिर रहे. Now what is space? Space is basically you can say an emptiness within the universe. ऐसा पहले समझा जाता था कि स्पेस में कुछ भी नहीं है. स्पेस नाम है खला का. खला मतलब एक चीज़ खाली हो, उधर कुछ भी नहीं है. बट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेट मी टेल यू हियर, दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट स्पेस इज़ नॉट एम्प्टी. आजकल साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं स्पेस जो है वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, इसमें इट इज़ फुल ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी. Now why this is called dark matter? Because scientists till now don't know that what is that matter. उन्हें पता नहीं है कि ये मैटर किस चीज़ का बना हुआ है. These millions of stars are wandering about a state. ये millions of stars जो हैं ये स्पेस में यूँ घूमते रहते हैं. Let me tell you, there is nothing stationary in space or in universe. पूरी कायनात में कोई भी चीज़ साकिन नहीं है, स्टेशनरी नहीं है. दे कीप वॉन्डरिंग, दे कीप मूविंग, दे कीप रिवॉल्विंग. ये रिवॉल्व करते रहते हैं, इनकी अपनी अपनी मोशंस होती हैं. अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स. अब स्टार्स के बारे में बता रहे हैं कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं, दे अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विच जर्नी इन कंपनी. कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि क्लस्टर्स की सूरत में रहते हैं. क्लस्टर्स मतलब नंबर ऑफ स्टार्स, दे ट्रेवल टुगेदर. ये एक साथ ट्रेवल करते हैं, दे ट्रेवल इन कंपनी. ओके, एंड आई थिंक इनको हम कहते हैं, सितारों का जो झुरमट होता है उसको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं. बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन. लेकिन ज़्यादातर सितारे जो हैं वो अकेले गर्दिश करते हैं. दे आर ऑलवेज अलोन. देयर आर फ्यू stars which are actually together, जैसे मैंने आपको बताया. and they travel through universe so immense. और ये यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी कायनात के अंदर, और वो कायनात इतनी बड़ी है that it is very very rare even indeed for one star to come anywhere near to another.
आप देखिए, वी हैव जस्ट सीन दैट स्टार्स आर वेरी बिग, वेरी बिग, इतने बड़े हैं दैट यू कैन नॉट इमेजिन, इन विच मिलियंस ऑफ अर्थ कैन बी कुड बी पैक्ड। लेकिन जब इतने बड़े बड़े स्टार्स पूरी कायनात के अंदर हैं, तो आपके जहन पे ऐसा आता होगा कि कायनात तो पूरी भरी हुई होगी इन स्टार से, क्योंकि सारे ये बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा जगह घेरते होंगे। लेकिन खुद कायनात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि ऐसा भी नहीं होता कभी कि कोई सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए। ये आपस में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स जो है वो दूर होते हैं। लाइट ईयर्स मतलब, लाइट ईयर क्या होता है बेटा? इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इससे हम बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, बहुत बड़े फासले को मेजर करते हैं। लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर होता है रोशनी, दैट वुड बी वेरी स्पेसिफिक, यू मे इवन लीव दैट। सिर्फ आपको ये बताना है कि एक सितारा दूसरे सितारे से करोड़ों करोड़ों लाइट ईयर्स भी दूर होते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस लाइट ईयर दूर। इतनी बड़ी यूनिवर्स है कि सितारा दूसरे सितारे से करीब भी नहीं आता, वेरी रेयरली, बट यस इट हैपन, होता है ऐसा, लेकिन वेरी रेयरली मतलब वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार अरबों सालों में कभी एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए वाइल ट्रैवलिंग। मैंने अभी बताया ना, स्टार्स जो हैं या जो भी चीज़ें, ये जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, ये स्टैटिक नहीं है, these are not stationary, they are moving all the time. So while moving, while revolving, they certain time come near to one another, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, within the orbit of one another, एक दूसरे के ऑर्बिट के अंदर तो नहीं आते, ऑर्बिट से करीब आ जाते हैं, दोनों के ऑर्बिट्स जो हैं वो करीब हो जाते हैं। Now what, see what the writer is saying. It is very rare event indeed for one star to come anywhere near to other. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness. बोलते हैं, but throughout the life of the star, it remains lonely. It is traveling lonely. Why? Because universe is so large that no other stars could come near to the stars, different stars. तो कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है। नाउ राइटर इज अगेन गिविंग यू और सेटिंग अप अ मेटाफर, एक और मिसाल के ज़रिए, मेटाफर के ज़रिए आपको बताया जा रहा है ये बिल्कुल ऐसा ही है, दैट देयर इज़ अ ह्यूज ओशन, कोई बहुत बड़ा ओशन हो, एंड इट इज़ एम्प्टी मीन्स देयर इज़ नो वेसल, देयर इज़ नो शिप विच इज़ फ्लोटिंग ऑन द ओशन, एंड इन दैट वेरी वास्ट ओशन देयर इज़ जस्ट वन शिप, एक शिप हो सिर्फ। ठीक है, तो ऐसा ही कायनात में जब ये सितारे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़े समंदर में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे कोई और शिप जो है वो मौजूद नहीं है। For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, like a ship on an empty ocean. In a scale model in which the stars are shipped, the average ship will be well over a million miles from its nearest neighbor. Now see, there is a word scale model. What is a scale model? जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स होती हैं या बहुत छोटी मेजरमेंट्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके छोटी मेजरमेंट्स के बड़े मॉडल बना लेते हैं, बड़े मॉडल्स और बड़ी मेजरमेंट्स के छोटे छोटे मॉडल्स बना लेते हैं। लाइक यू मस्ट हैव सीन कि जब कभी वो बन रहा होता है, कोई प्लाजा बनना होता है, तो सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा मॉडल जो है वो बना लेते होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स, एटम के मॉडल्स बना लेते हैं। अब एटम बहुत छोटा सा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी मेक अ बिगर मॉडल। तो वो भी यही कह रहे हैं, अगर हम एक स्केल मॉडल बनाएं जिसमें स्टार्स जो हों वो शिप हों, यानी कि हम क्या बनाएं, एक ओशन बनाएं छोटा सा मॉडल का और उसमें हम शिप्स लगाएं, तो एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियंस माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। यानी कि एक शिप जो है ना वो दूसरे शिप से कितना दूर होगा, मिलियंस ऑफ माइल्स, लाखों करोड़ों मीलों दूर। इसी तरह एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार से इतना ही दूर होता है, लाखों करोड़ों मील। From this, it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. Now we can understand. Writer is saying that
बाय कॉम्प्रिहेंडिंग द ह्यूजनेस ऑफ द यूनिवर्स, ये सोचने के बाद या ये समझने के बाद कि यूनिवर्स इतनी ह्यूज है, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट वाई वन स्टार नेवर कम्स नियर टू द अनदर स्टार। फिर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब क्यों नहीं आता। सेल्डम मीन्स बेटा रेयरली, बहुत कम, कभी कभार। Now, the third para. We believe, however, that some 2000 million years ago, this rare event took place. लेकिन वो कहते हैं कि अब हमारी साइंस या हम बिलीव करते हैं, हमारे पास ऐसा डेटा है, हमारे पास ऐसी कैलकुलेशंस हैं जिनसे हमें पता चलता है दैट सम 2000 मिलियन ईयर, 20,000 साल पहले क्या हुआ है जी? दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये रेयर इवेंट हो गया था। विच रेयर इवेंट? वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द इवेंट ऑफ कमिंग ऑफ वन स्टार नियर टू अनदर स्टार्स। ठीक है। We believe, however, that some 2000 million years ago, this rare event took place, and that another started wandering blindly through. Now, what happened before? Okay. हुआ क्या इतने सालों पहले, 2000 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? दैट देयर वाज अ स्टार एंड इट वाज वॉन्डरिंग ब्लाइंडली मतलब देयर वाज नो सेट कोर्स, लाइक इट वाज गोइंग ऑन इट्स ओन सेट कोर्स एंड इट केम नियर एन अदर स्टार। हुआ क्या, एक स्टार जो है वॉन्डरिंग करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए या गर्दिश करते हुए क्या हुआ, दूसरे स्टार के जो है वो थोड़ा करीब आ गया। अब इस करीब आने से क्या हुआ, बल्कि दूसरे स्टार के करीब नहीं आया, वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू द स्पेस हैपन टू कम नियर द सन, वो सन के थोड़ा करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। नाउ जिस तरह आपने देखा है सूरज या चांद हैं, वो उनकी अपनी एक ग्रेविटेशनल पुल होती है, एक कशिश होती है। आप में से अगर कुछ लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग दैट देयर इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ प्रेजेंट इन एवरी बॉडी। न्यूटन्स का लॉ पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो भी दुनिया में बॉडीज़ हैं, जो भी पूरी कायनात में बॉडीज़ हैं, वो दूसरी बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, देयर इज़ अ काइंड ऑफ पुल, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट बॉडीज़। तो जब इतनी मैसिव बॉडीज़ एक दूसरे के करीब आती हैं तो इनकी अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस तरह सूरज की और चांद की अट्रैक्शन की वजह से हमारे यहाँ मद्दोजज़र आते हैं, पानी में या समंदर का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइडल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें लहरें हो जाती हैं। इसी तरह द राइटर इज सेइंग दैट मस्ट हैव बीन द केस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा जब कोई सितारा चलते चलते सूरज के करीब आया होगा, बिकॉज सन इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज स्टार एंड व्हेन एन अदर मैसिव स्टार वुड हैव कम नियर द सन, व्हाट वुड हैव हैपेंड, हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि हुआ ये होगा कि क्योंकि उन दोनों की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा हुई होगी, तो वो जो स्टार करीब आया था सन के, इट मस्ट हैव पुल्ड द सन टूवर्ड्स इटसेल्फ, उसने इतनी कशिश लगाई होगी, उसे अपनी तरफ खींचा होगा। अब सन भी बहुत मैसिव बॉडी है, तो वो इतनी आसानी से खींच तो नहीं सकती, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देयर मस्ट हैव बिन टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सन के ऊपर, सन की सरफेस के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी माउंटेनियस टाइड्स जो हैं वो बनी होंगी, पूरी पहाड़ों जितनी जो टाइड्स हैं या लहरें जो हैं वो क्रिएट हुई भी होंगी। तो द राइटर इज सेइंग, so this second star must have raised tides on the surface of the sun, but they would be very different from the little tides which the small mass of moon raises in our ocean. But how these tides are different from the tides which are produced within the oceans of earth? Because of the moon. मून जो है, जो टाइड्स या जो लहरें हमारे ओशंस में प्रोड्यूस करता है, उस इन लहरों से सन की जो टाइड्स प्रोड्यूस हुई होंगी वो डिफरेंट हुई होंगी। डिफरेंट किस सेंस में बेटा? जस्ट इन द सेंस ऑफ साइज, बिकॉज सन इटसेल्फ इज अ वेरी मैसिव स्टार्स एंड another star has come which is extremely massive in size, so it must have
created very huge, immensely huge tide. इतनी बहुत बड़ी जो टाइड्स हैं, लहरें हैं, वो जो हैं वो सन से प्रोड्यूस हुई होंगी या उस सन में क्रिएट हुई होंगी. But they would be very different from the little tides which a small mass of moon rises in our ocean. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. अब हुआ क्या था, एक तरफ से सन के ऊपर एक टाइड, एक लहर शुरू हुई और वो पूरी लहर इट ट्रेवल्ड ऑल थ्रू द सरफेस ऑफ द सन. उसने पूरा सरफेस को कवर किया. बट दे वुड बी वेरी sorry, let's continue from here. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun, at last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. Writer is saying that this tide, which was created by the pull of another star, it was very huge. It was too huge to be considered, to be imagined. It must have been huge like a mountain. वो कह रहे हैं वो इतनी बड़ी टाइड होगी, इतनी बड़ी लहर होगी कि वो हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं आ रही. कम से कम वो बहुत बड़े माउंटेन जितनी वो लहर जो है वो प्रोड्यूस हुई होगी मून के सन के सरफेस के ऊपर. राइटर कह रहे हैं एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर. नाउ कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस यहाँ क्या है? द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इज दैट अ स्टार विच इज कमिंग नियर टू द सन. अब वो जो सन के करीब स्टार आ रहा है वो बहुत ही जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे उसकी पुल जो है, उसकी जो अट्रैक्शन है, उसकी जो खिंचाव की ताकत है, वो क्या है बेटा? बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही. जब बढ़ती जा रही है, मोर इज द अट्रैक्शन, द हायर इज द वेव. इसी तरह हो क्या है, वो टाइडल पुल जो है, वो जो वेव बन रही है सन के ऊपर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही. फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि टाइडल पुल बहुत हाई हो गई, इतनी हाई हुई कि सन के ऊपर जो वेव जो बन रही थी वो सन से अलग हो गई, सन से अलग हो गई और खला में टूटकर बिखर गई. सी दिस इज रिटन है. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher, and before the second star began to move away again, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into the space. और ऐसा ही हुआ क्या कि इससे पहले कि वो सन जो करीब आया था वो दोबारा दूर जाने लगता. वो दोबारा दूर क्यों जाता? जाहिर सी बात है, वो अपने एक ऑर्बिट में मूव कर रहा था, उसको तो अपने ऑर्बिट में ही मूव करना था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूर चला ही जाता. लेकिन इससे पहले के उनके दरमियान डिस्टेंसेस बढ़ते, उस सन की उस स्टार की सन पे इतनी ज़्यादा पुल थी कि वो जो माउंटेन, टाइडल माउंटेन बना था, वो एकदम से सन से टूट गया. सन वॉज नॉट एबल टू होल्ड इट टुगेदर एंड दैट इज वाई इट वॉज टॉर्न अपार्ट. टॉर्न अपार्ट मतलब किसी चीज़ से खींच के कोई चीज़ तोड़ देना. टूट गया और कई टुकड़ों में बट गया, और कई टुकड़ों में बटने के बाद उसने क्या किया? वो स्पेस में ही घूमने लगा. किसके गिर्द? सन के गिर्द. नाउ व्हाई दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन? सन के रिवॉल्व क्यों अराउंड किया? क्योंकि सन जो था वो बहुत बड़ा है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा थी, और ये टुकड़े चूँकि छोटे थे, इनकी ग्रेविटेशनल पुल कम थी, तो ये सन के गिर्द ही घूमने लग गए ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. अच्छा जी, नाउ द राइटर इज सेइंग, सी these small pieces have been going around the sun ever since they are the planets great and small of which our earth is one, and this is the way our solar system was created. उसी ज़माने से ये जो सारे जो टुकड़े अलग हो गए थे सन से, ये सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसी दिन से, और इन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा है क्या बेटा? अर्थ, which is our home. So I think we should stop now. We will be continue. Yes, we will continue from the fourth lecture, from the fourth paragraph in the upcoming lecture. Thank you so much, students. You better go through these 3 paragraphs by yourself. If you have any queries, if you have any questions, you may ask all these questions in the comment section. We will continue tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.